ट्रस्ट। संजय कुमार झा और हमारा खास शो बाजार अगले हफ्ते में आपका स्वागत है। इस खास शो के जरिए हम आपको बताते हैं कि शुक्रवार का मार्केट कैसा रहा, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन बाजार के लिए कैसा रहा और अगले हफ्ते का मार्केट कैसा हो सकता है और खास करके सोमवार को आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, ये हम आपको बताते हैं। तो आज आपकी तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। हमारे साथ एक खास मेहमान है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब और साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम तैयार है, जिसमें आशीष से हम जानेंगे आज के बाजार का पूरा एक्शन, संदीप से जानेंगे अदानी पावर और टाटा पावर को क्यों लगा शॉक और मानसी बताएंगी अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन से होंगे अहम इवेंट्स। साथ ही बुलेटिन में आगे बताएंगे एक्सक्लूसिव खबर भी, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज पूरे दिन शेयर मार्केट में किस तरह का कामकाज रहा है। तो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में कमजोरी देखने को मिली और इंट्राडे में निफ्टी 10,800 के पार निकला, लेकिन टिकने में कामयाब नहीं रह सका और फाइनली 10,800 के नीचे ही बंद हुआ। सेंसेक्स में भी 143 अंकों तक की गिरावट दिखी और 36,600 के नीचे बंद हुआ। आज बाजार में सबसे ज्यादा बिकवाली बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में देखने को मिली। इसके चलते बैंक निफ्टी में 500 अंकों से ज्यादा की कमजोरी रही और 22,400 के नीचे बंद हुआ। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में विदेशी निवेशकों ने और घरेलू निवेशकों ने कितनी खरीदारी या बिकवाली की है। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में 1,031 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने भी 431 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। और अब रुक करते हैं आज के बाजार पर एडिटर्स टेक का, ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज बाजार फिसल गए, हालांकि निफ्टी 40 अंकों की मामूली गिरावट पर ही बंद हुआ, लेकिन फिर भी क्या ये गिरावट से क्या संकेत मिल रहे हैं और आज के कारोबार पर आपकी राय है क्या? हफ्ते के आखिरी दिन बाजार में बेहद इंटरेस्टिंग कारोबार देखने को मिला है। इंटरेस्टिंग मैं इसलिए कह रहा हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने थोड़ी सी अपनी चाल अलग बनाने की कोशिश की। ऐसा नहीं कि दोनों एक हरे और एक लाल निशान में बंद हुए दोनों नीचे, लेकिन निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं और हल्की सी गिरावट के साथ लगभग 45 अंक नीचे निफ्टी बंद होने में कामयाब रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में गिरावट कहीं ज्यादा लगभग 500 अंकों की रही। तो बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट की वजह यह थी कि एक तो बैंक्स भागे भी बहुत थे और वहां पर प्रॉफिट बुकिंग भी तेज आती हुई दिखी। निफ्टी में कम गिरावट की वजह यह रही कि कुछ दिग्गज शेयर जैसे कि रिलायंस और जैसे कि HUL हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये वेटेज वाले स्टॉक है, ये बड़े तेजी से ऊपर आ गए। तो ये तो बैंक निफ्टी का हिस्सा है नहीं, तो इस वजह से निफ्टी में वो गिरावट दिखी नहीं और 10,800 के करीब बंद होना निफ्टी में अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है, कहीं कोई कमजोरी के संकेत है नहीं। दुनिया भर के बाजारों से आज संकेत थोड़े कमजोरी के थे। अमेरिका कमजोर बंद हुआ कल 350 पॉइंट और उसके अलावा डाउ फ्यूचर्स 50-60 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। बाकी एशियाई बाजारों में ग्लोबल मार्केट्स में सुस्ती जैसा ही माहौल था। तो वीकेंड पर लोगों ने सोचा कि चलिए ठीक है, कल तो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम बच गए, काफी कुछ शॉर्ट कवरिंग हो गई, अब शॉर्ट कवरिंग भी ज्यादा बची नहीं है। अच्छा, प्लस ये कि वायदा कारोबार के जो डेटा थे वो थोड़ा पुट कॉल रेशियो ओवरबॉट दिखा रहा था 1.67 पर, यानी कि थोड़ी तेजी की पोजीशन ज्यादा होगी तो थोड़ी हल्की होना जरूरी थी। तो वो हल्की हो भी गई निफ्टी में भी और स्पेशली बैंक निफ्टी में भी। तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि आज का सेशन थोड़ी ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी, थोड़ी एफआईआईज की बिकवाली, थोड़ा तेजी की पोजीशन कम होने का प्रेशर और साथ में वीकेंड सेशन, ये चारों फैक्टर मिलकर आज बाजार में हल्की कमजोरी के साथ बंद हुए हैं। तो अभी कहीं कोई चिंता के संकेत नहीं है, इसे एक नॉर्मल करेक्शन के तौर पर हम देख रहे हैं और स्पेशली निफ्टी में तो कहीं दूर दूर तक चिंता के संकेत नहीं है। बैंक निफ्टी में जरूर जिन लेवल्स पर बंद हुआ है वो थोड़े से इंटरेस्टिंग है। अब देखते हैं सोमवार को क्या कुछ होता है। और अब आपको बताते हैं कि शुक्रवार के मार्केट में कौन कौन से ऐसे सेक्टर रहे जहां पर ज्यादा एक्शन दिखा है और उसके पीछे वजह क्या रही है, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए। देखिए, हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में गिरावट के साथ शुरुआत हुई और बाकायदा पूरे दिन देखा हमने कि सेलिंग प्रेशर बाजार में हावी देखने को मिला। हालांकि निफ्टी के मुकाबले अगर आप देखें तो आज बैंक निफ्टी में ज्यादा गिरावट देखने को मिली। निफ्टी को रिलायंस और HUL जैसे जो दिग्गज स्टॉक्स हैं
वहां से एक सहारा मिलते हुए दिखा। लेकिन वायदा बाजार में अगर आप देखें तो एक्शन भरपूर था बाजार में। सबसे पहले कुछ वो स्टॉक्स पर नजर डाल लेते हैं जहां पर आज के सत्र में ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली, यानी यहाँ पर जो तेजी के सौदे हैं वो बनते हुए नजर आए। इनमें सबसे पहला नाम आता है इक्विटास का, शानदार तेजी देखने को मिली यहाँ पर, और ओपन इंटरेस्ट में आप देखें 29% का इजाफा देखने को मिला। गोदरेज प्रॉपर्टीज काफी दिनों बाद यहाँ पर आज एक्शन देखने को मिला है, 16% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, और जेएसपीएल मेटल स्टॉक है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट अगर आप देखें तो 10% बढ़ा, और सेक्टर के विपरीत यहाँ पर तेजी देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे भी थे जहां पर आज के सत्र में मंदी के सौदे बनते हुए नजर आए। पीएनबी ओपन इंटरेस्ट 35% बढ़ा, एमजीएल 27%, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस यहाँ पर भी हमने देखा कल भी गिरावट देखने को मिली थी, आज भी यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, 19% यहाँ पर भी जो है ओपन इंटरेस्ट बढ़ते हुए नजर आए। भारतीय इंफ्राटेल ओपन इंटरेस्ट 16% बढ़ा और स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन कुछ स्टॉक ऐसे भी थे जहां पर जो तेजी के सौदे हैं वो कटते हुए नजर आए, यानी लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिली। कैनरा बैंक यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट 8% बढ़ा, टाटा पार यहाँ पर 5% घटा, और स्टॉक में भी गिरावट देखने को मिली। लेकिन एक्शन पैक दिन था, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन के हिसाब से भी अगर आप देखें, और बाजार में आप देखिए जब भी गिरावट होती है तो फार्मा स्टॉक्स में एक्शन बढ़ता हुआ नजर आता है। इनवर्स कोरिलेशन देखने को मिलता है यहाँ पर, सन फार्मा, बायोकॉन, डिविस लैब्स और बिंदो फार्मा यहाँ पर तेजी देखने को मिली। एफएमसीजी स्टॉक्स में भी आप देखिए एचयूएल ने निफ्टी को सहारा दिया, ब्रिटानिया, कोलपैल और डाबर यहाँ पर भी खरीदारी का रुझान देखने को मिला। लेकिन लैगर्ड जो सेक्टर देखें जिससे पूरे बाजार में प्रेशर बना हुआ, बैंकिंग सेक्टर, आप देखिए जो वोडाफोन आइडिया की हमारी खबर थी उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिला। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इस चारों बैंक ऐसे जिनका वोडाफोन आइडिया में काफी ज्यादा एक्सपोजर है, इसलिए बैंकिंग सेक्टर्स में आप देखिए यहाँ पर काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली। ग्लोबल संकेत कमजोर थे, डाउ जोन्स में गिरावट देखने को मिली फ्यूचर्स में, जिसके चलते आप देखिए जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील, वेदांता और नाल्को, चारों जो मेटल स्टॉक्स हैं यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। तो आशीष ने बताया कि आज कहां पर एक्शन दिखा है, और अब रुक करते हैं अपने खास मेहमान का। हमारे साथ हैं ट्रेड शिफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन साहब। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। शुक्रवार के मार्केट के मिजाज को देखते हुए मंडे के मार्केट पर आपका अंदाज क्या है, और मंडे को कहां पर ट्रेड लेना चाहिए? या बिल्कुल, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट्स काफी रेजिलिएंट हैं, और बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट डिफरेंट, अनिल जी ने बहुत सही कहा, कुछ तो एक वीकेंड का भी थोड़ा वो रहता है, वीकेंड ब्लूज बोल लीजिए या क्यूज बोल लीजिए, और कुछ ग्लोबल क्यूज बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे, और एक मार्केट इतना चलने के बाद कहीं ना कहीं एक सुस्ती लेता है। बट फिर भी मैं यही कहूंगा कि स्टॉक्स में बहुत अपॉर्चुनिटीज अभी भी, जो अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक्स है या जो मार्केट के साथ कैचअप नहीं किए वैसे स्टॉक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वैसा ही एक स्टॉक है वीएसटी इंडस्ट्रीज, जो कि मैंने बहुत बार इस शो में भी 2-3 बार रेकमेंड किया होगा, भले वो वैल्यू पिक के तौर पे या पोजिशनल पिक के तौर पे, बट आज मैं इंट्राडे पिक के तौर पे कर रहा हूं। बहुत अच्छा कंसोलिडेशन हो चुका है, फंडामेंटल्स तो अच्छे है ही है, उसके बारे में सोचना ही नहीं है। वन ऑफ द बेस्ट फंडामेंटल्स है इस सेगमेंट के, सिगरेट्स और ये सब में, प्लस काफी नामचीन इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्टेड है इस कंपनी में। तो 3275 के लगभग की आज क्लोजिंग प्राइस थी, और 3370 का टारगेट, 3430 का दूसरा टारगेट, और स्टॉप लॉस 3220 का, ये इंट्राडे की पिक है। और अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहे नेक्स्ट वीक संदीप जी, तब कहां पर ट्रेड लेना ठीक रहेगा? पोजिशनल पिक के तौर पे फाइन ऑर्गेनिक्स, देखिए ऑलरेडी मैं काफी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के स्टॉक्स रेकमेंड कर चुका, और मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में बहुत दम है अभी भी, और ये स्टॉक भी मैंने कुछ दिन पहले 10 की कमाई में भी रेकमेंड किया था। तो फंडामेंटल्स तो सर्टेनली अच्छे है ही हैं, और रिसेंटली आईपीओ भी आया था इस स्टॉक का, तो बहुत बढ़िया लगता मुझे इन लेवल्स पे, और अच्छा कंसोलिडेशन दिखाया, रिस्क रिवॉर्ड बहुत बढ़िया है। 1930 का स्टॉप लॉस लगाएं, और 2150 के टारगेट के लिए पोजिशनल पिक के तौर पे इसको लिया जा सकता है। जी ठीक है, तो ये दो ट्रेड आपके लिए इंट्राडे में, आपको नेक्स्ट वीक मंडे को कहां पर ट्रेड लेना है और पोजिशनली कहां पर ट्रेड लेना आपके लिए ठीक रहेगा, ये संदीप जी ने आपको बताया। आगे बढ़ते हैं, अब रुक करते हैं एक एक्सक्लूसिव खबर का, और खबर बताने के लिए हमारे साथ हैं जी बिजनेस की एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास? टेलीकॉम सेक्टर इस वक्त फोकस में है, और मैं जो कंपनी के बारे में बता रही हूँ, वोडाफोन आइडिया, उससे जुड़ी हुई जो नेगेटिव खबरें हैं उसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कई सारे बैंक्स पर यहाँ पड़ते हुए होगा, और उनके लिए एक बेहद नेगेटिव खबर है। खबर क्या है ये कि वोडाफोन आइडिया ने दूसरी बार पेमेंट देने में जो उनकी रेंटल्स थे, एनर्जी रेंटल्स
जो उनको देने थे, करीब करीब 4,500 करोड़ रुपीस का जो बकाया था, वो दूसरी बार यहाँ डिफॉल्ट हुआ है, टाइम पे पेमेंट नहीं हुआ है। अब शायद कंपनी अगस्त में कोशिश करेगी वो पेमेंट करने की, बट वो ये छोटी रकम भी नहीं जुटा पा रहे हैं पेमेंट करने के लिए, और इसके चलते सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो एजीआर की रकम है, विच इज फार बिगर, 54,000 करोड़ रुपीस तक उनको यहाँ पेमेंट करनी होगी एजीआर में, वो कहाँ से जुटाएंगे, ये एक बड़ा सवाल उठ गया है वोडाफोन आइडिया के ऊपर। पहले भी ये दिक्कतें थी, बट अब चूंकि वो पेमेंट डिफॉल्ट आने लगे हैं और 4,000-5,000 करोड़ रुपए भी कंपनी नहीं दे पा रही है, जो उनकी मंथली उनको पेमेंट देने होते हैं उनके जो वेंडर्स को, वहां देरी होने के कारण अब जो है प्रोविजनिंग बढ़ने का यहाँ संकेत मिल रहा है। जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये कि बैंकों की तरफ से इसकी प्रोविजनिंग करनी उनको जरूरी होगी, और इसका असर सीधे सीधे बैंक्स पर पड़ेगा। कौन से हैं वो बैंक्स जिन पर असर पड़ेगा वो बहुत जरूरी है नोट करना। तो मैं बता दूं, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इनका एक्सपोजर जबरदस्त है, उनको इम्पैक्ट होगा। इंडसइंड बैंक, ये दो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में है। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में आप जानते हैं एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन बैंक्स पर भी नेगेटिव असर पड़ेगा, और ये एक बड़ी तकलीफ वाली बात है वोडाफोन आइडिया के लिए। जो इतना बड़ा सम है वो कैसे जुटाएगी, और अब ये छोटे पेमेंट्स भी करने में जो डिफॉल्ट आ रहे हैं, ये अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया स्वाति आपका ये बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने के लिए। आगे बढ़ते हैं, और अगले हफ्ते बाजार के लिए कौन कौन से अहम इवेंट्स होंगे और जिस पर बाजार की नजर होगी, जिसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर दिखेगा, ये बताने के लिए मानसी हमारे साथ जुड़ी हैं। मानसी, बताइए। जी बिल्कुल, आने वाले हफ्ते में कई सारे इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। शुरुआत नतीजों से कर लेते हैं। निफ्टी स्पेस में विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ब्रिटानिया के Q1 FY21 के नंबर्स आते दिखेंगे। वहीं वायदा बाजार में सेंचुरी टेक्सटाइल, माइंडट्री, बंधन बैंक, फेडरल बैंक, L&T फाइनेंस के Q1 FY21 के नतीजे आते दिखेंगे। ट्रिगर्स के लिहाज से 13 जुलाई यानी कि सोमवार के दिन पीएमओ की वित्त मंत्रालय के साथ एक बैठक होनी है। इसी दिन रोसारी बायोटेक का आईपीओ खुलने जा रहा है। एलआईसी के आईपीओ के लिए बोली जमा कराने की ये आखिरी तारीख होगी। विप्रो की एजीएम भी इसी दिन होगी, और इसी दिन जून सीपीआई के आंकड़े भी आने वाले हैं। 14 जुलाई जून डब्ल्यूपीआई के आंकड़े आते दिखेंगे। इस दिन एसबीआई और माइंडट्री की एजीएम होने जा रही है। भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण 14 जुलाई को खुलने जा रहा है। 15 जुलाई विदेशी उड़ानें इस दिन शुरू होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। साथ ही रिलायंस की एजीएम 15 जुलाई को होगी। बैंक ऑफ जापान का ब्याज दरों पर फैसला इस दिन आता दिखेगा। मुंबई में धारा 144 जो कि 1 तारीख को लगी थी, वो 15 जुलाई को खत्म होगी, यानी कि 15 जुलाई धारा 144 का आखिरी दिन हो सकती है। रोसारी बायोटेक का आईपीओ इस दिन बंद होगा। यस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का एफपीओ 15 जुलाई को खुलने जा रहा है। 16 जुलाई ईसीबी का ब्याज दरों पर फैसला आएगा। इस दिन टाटा पावर की एजीएम होगी, और प्राइवेट प्लेयर ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए सवाल भेजने की ये आखिरी तारीख भी होगी। 17 जुलाई यस बैंक का 15,000 करोड़ रुपए का एफपीओ इस दिन बंद होगा, और भारत बॉन्ड ईटीएफ का दूसरा चरण भी इसी दिन बंद होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और अब बात करेंगे एक और महत्वपूर्ण खबर की। अदानी पावर और टाटा पावर को बड़ा शॉक लगा है। ये शॉक क्या है और ये शॉक क्यों लगा है, ये समझाने के लिए, बताने के लिए हमारे सहयोगी संदीप हमारे साथ जुड़े हैं। संदीप, बताइए। देखिए, इनफैक्ट दोनों कंपनी को बड़ा झटका लगा। गुजरात सरकार ने जो नवंबर 2018 में इनको टैरिफ बढ़ाने का जो ऑर्डर दिया था, वो ऑर्डर उन्होंने वापस ले लिया है। और पूरा ये मामला जो है दरअसल कोल की कीमतों की वजह से, जो कि इंपोर्टेड है इंडोनेशिया से, जिससे इनके मुंद्रा के पावर प्लांट चलते हैं। तो एक तो कोयले की कीमतें, और दूसरा ग्राहकों के जो हित है उनको ध्यान में रख के ये फैसला लिया गया है। अब दोबारा पीपीएस के ऊपर विचार होगा। 2000 मेगावाट की सप्लाई अदानी पावर करता है और 1800 मेगावाट की सप्लाई टाटा पावर की ओर से होती है। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कितना बड़ा इंपैक्ट इनके ऊपर आएगा। और ये इसलिए है क्योंकि जून में आप देखिए जो कोयले की रेफरेंस कीमतें हैं 4 साल के निचले स्तर पर है, 35% गिरकर $53 प्रति टन के आसपास आ गई। तो ये पूरी तरह से अब इनके हक में आती हुई दिख रही है ये चीजें, जिस वजह से अब इनको कीमतें बढ़ाने की जरूरत नहीं, जिस वजह से जो ऑर्डर है वो वापस लिया गया है। पूरा मामला आपको बता दें दरअसल इसी के ऊपर था कि इंडोनेशिया में कानून बदले थे, उस वजह से कंपनियों का ये कहना था कि हमारे हाथ में चीजें नहीं है, हमें कोई कीमतें बढ़ानी पड़ेंगी, तभी हमारे जो पावर प्लांट्स है वो वायबल होंगे, तभी हम
प्लांट्स को चला पाएंगे। अब जिस तरह से कीमतें घटी हैं, गुजरात सरकार ने ये फैसला रिवर्स करने का फैसला लिया है, जिसके चलते आप देखिए इन दोनों कंपनी के ऊपर काफी बड़ा इंपैक्ट आ सकता है। क्योंकि आप देखिए बड़े प्लांट्स हैं ये, अगर आप अदानी पावर की बात करें तो 4620 मेगावाट का प्लांट है और 4000 मेगावाट का प्लांट टाटा पावर का भी है। तो उस लिहाज से देखा जाए कि जो ऑर्डर रिवर्स हुआ है इसका इंपैक्ट दूसरे स्टेट्स पे भी आएगा, क्योंकि 5 स्टेट से प्लांट को बिजली जानी है, जिसमें महाराष्ट्र ने पिछले महीने ही इनको टैरिफ बढ़ाने की मंजूरी दी थी। तो अब जब गुजरात सरकार वापस ले रही है फैसला, तो जाहिर सी बात है इसका जो असर है वो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के ऊपर भी देखने को मिल सकता है। तो खराब खबर है जिसके ऊपर स्टॉक्स नेगेटिवली रिएक्ट कर रहे थे। ओके, संदीप जी, अभी जो हमारे सहयोगी संदीप ने बताया कि अदानी पावर और टाटा पावर को क्या शॉक लगा है, मैं अब आपसे समझना चाहता हूं कि क्या जो शॉक अभी लगा है, इस शॉक से ये दोनों कंपनियां जल्द उभर जाएंगी, बाहर आ जाएंगी, या लंबे समय तक इसका इंपैक्ट अभी बना रहेगा? क्या व्यू है आपका इन दोनों कंपनियों के ऊपर? देखिए, कोई भी डेट ओरिएंटेड कंपनी होती है जब भी, और जो ब्याज का मीटर चालू रहता है, और ये सारी कंपनियों में डेट्स बहुत ज्यादा होता है। पावर सेक्टर एक यूटिलिटी सेक्टर है, कहीं ना कहीं पब्लिक इंटरेस्ट भी रहता है। तो आपने कभी भी सुना होगा, देखा होगा, मैं हमेशा अगर पावर सेक्टर की बात की जाती है तो मैं बहुत रिलक्टेंटली जवाब बाइंग की देता हूं या रेकमेंड करता हूं ये स्टॉक्स, क्योंकि एक तो बैलेंस शीट की क्वालिटी जहां पे डेट्स बहुत ज्यादा है, दूसरा सरकार का इंटरफेरेंस सर्टेनली रहेगा क्योंकि पब्लिक ओरिएंटेड चीज है, यूटिलिटी सर्विस है। तो ये देखिए नेगेटिव न्यूज है, टैरिफ्स को अलाउ नहीं करना हाइक करने के लिए, सो वो नेगेटिव रहता है जहां पे प्राइसिंग फ्री नहीं रहती है। सो ओवरऑल ये स्टॉक्स में बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर ले रिटर्न्स का, ऐसा लगता नहीं है। और ऐसे टाइप के स्टॉक्स में आप ट्रेडिंग बेट्स ले सकते हैं, इन्वेस्टिंग के लिए बिल्कुल भी रेकमेंडेड नहीं है। और रिसेंटली टाटा पावर काफी सुर्खियों में भी था, काफी पॉजिटिविटी टेक्निकली दिखी थी, बट फिर भी आज करेक्शन आया। और मुझे लगता है कि बस ये कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स में जिन्होंने ले रखा उनको एग्जिट ऑन बाउंस की स्ट्रेटेजी ही अपनानी चाहिए, भले ही कितनी भी पॉजिटिव न्यूज आगे भी आ जाए फ्यूचर में, बट ओवरऑल फॉर इन्वेस्टिंग they are not great ideas. ओके, तो ये ओवरऑल आउटलुक इन दोनों कंपनियों के ऊपर, अदानी पावर और टाटा पावर के ऊपर। लेकिन अब रुक करते हैं हमारी खास पेशकश का, शर्मा जी के ऑप्शन का। और हमारे साथ ऑप्शन का ये ट्रेड बताने के लिए HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शर्मा जी बताइए सर, सोमवार को ऑप्शन के जरिए बाजार में कहां पर पैसा बन सकता है? मृत्युंजय, आपके और आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। 2 ऑप्शन लेकर आया हूं, लेकिन ये बताना बहुत आवश्यक है आपके दर्शकों को इस वक्त कि मार्केट्स अभी थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप में, ठीक है। तो मैं आप 2 ऑप्शन दे तो जरूर रहा हूं, लेकिन आपको कोई एक ही चुनना है, वो आपकी चॉइस के लिए दे रहा हूं, ठीक है। तो दोनों नहीं लेना चाहिए, एक ही लेना चाहिए। थोड़ी रिस्क एपेटाइट अपनी जिंदा रखिए। तो जुलाई का हिंदुस्तान लीवर में जुलाई महीने का 2260 का कॉल मैं रिकमेंड करता हूँ। 54 रुपए 7 पैसे का क्लोजिंग था, 70 पैसे का स्टॉप लॉस 41 रुपए और टारगेट है इसका 75 रुपए। एक नए सिरे से इसने ऑफिस अपनी तेजी शुरू की है लीवर ने। भारतीय एयरटेल ऊपर नीचे होता रहा है और 580 के आसपास इसकी ये घूमता है। तो 580 के कॉल 20 रुपए 80 पैसे भी लिया जा सकता है, स्टॉप लॉस 16 और टारगेट है 28 रुपए। लेकिन दोबारा बताना चाहूंगा मृत्युंजय, दोनों में से दर्शक एक ही चुने, उसके लिए अच्छा है। थोड़ा रिस्क एपेटाइट अभी कम करें अपनी। जी बहुत शुक्रिया सर आपका ऑप्शन का ये ट्रेड मंडे के लिए बताने के लिए। अब वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि सोमवार के लिए आपकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और साथ ही लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो इस मार्केट में आपको लंबे समय के लिए कहां पर निवेश करना है, ये हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, और अब वक्त है ये जानने का कि सोमवार के बाजार में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। और ये बताने के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हमारे साथ बने हुए हैं। अनिल जी, सोमवार को बाजार कैसे खुलेंगे और ट्रेडर्स और इन्वेस्टर को ऐसे मार्केट में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए?
जब सोमवार को हम लौटेंगे बाजार में ट्रेड करने के लिए तो हमारे पास संकेत होंगे दुनिया भर के बाजारों से। देखते हैं कि किस तरह से वीकेंड पर ग्लोबल मार्केट्स रहते हैं, खासतौर से अमेरिका के बाजार, और साथ ही कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट आते हैं, क्योंकि अब है ना धीमे धीमे सारी सरकार थोड़ी चिंताओं में आ रही है कि कोरोना काबू में नहीं आ रहा, चाहे वो अमेरिका में हो चाहे हमारे यहाँ हो। तो अगर कोरोना के मामले कंट्रोल में रहते हैं तो ठीक है, नहीं तो थोड़ी चिंता का कारण बन सकता है। अब तक तो बाजार बहुत ज्यादा फोकस कर नहीं रहे, लेकिन कब तक नजरअंदाज करेंगे ये डर भी लोगों के मन में है। और तेजी अच्छी खासी हो चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप 7,500, 8,000, 9,000 के लेवल पर निफ्टी पर हैं, आप 11,000 के नजदीक है। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अब बुरी खबरों के लिहाज से आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं है। तो थोड़ा अब आपको ग्लोबल सिनेरियो पर, कोरोना पर भी ध्यान रखना पड़ेगा। आंखें नहीं बंद कर सकते, बहुत चिंता की बात नहीं, लेकिन खुलेंगे हम इस लिहाज से कि अमेरिका में क्या कुछ होता है, डाउ फ्यूचर्स कैसे ट्रेड करते हैं। निफ्टी का जहां तक सवाल है, सेटअप परफेक्ट है। जब तक 10,675 इसके नीचे नहीं ट्रेड करता है, इसके नीचे नहीं बंद होता है, तब तक आप ये मानकर चलिए कि बाजार एकदम मजबूत है। कमजोरी का पहला संकेत 10,675 के नीचे ट्रेड करने से आएगा, वो भी कमजोरी का नहीं, सावधानी का। 10,550 के नीचे जिस दिन निफ्टी बंद होगा उस दिन आप थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करिए। तो कुशन है अभी भी। बैंक निफ्टी भी अपने क्रूशियल इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंच गया। तो ये 22,000, 22,300 की रेंज में बैंक निफ्टी में भी बड़ा मजबूत सपोर्ट है। ये आसानी से टूटने वाला नहीं। ये टूटेगा तो आपको टेंशन में आना है कि क्या वाकई में बैंक निफ्टी भी खराब हो रहा है। अदरवाइज ठीक है, करेक्शन है। ऊपर में देखिए 10,850, 10,900 यहां पर आती थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। अब नए हफ्ते की शुरुआत करेंगे और अगर संकेत ठीक ठाक मिल गए तो 11,000 की तरफ जाने की एक कोशिश हो सकती है बाजार की, वहां पर फिर प्रॉफिट बुकिंग आएगी। बैंक निफ्टी वापस से 23,000 के आसपास जाने की कोशिश कर सकता है, 22,900, 23,100 की रेंज में वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो इंटरेस्टिंग ट्रेड है। मिड कैप शेयरों में भी आज थोड़ा करेक्शन हुआ है, तो एक आध दिन के करेक्शन के बाद मिड कैप शेयर भी अगर वापस से रफ्तार पकड़ सकते हैं, अगर आपके मार्केट्स बहुत ग्लोबली और हमारे यहाँ खराब नहीं होते हैं। देखिए मिड कैप को भागने के लिए बहुत ज्यादा तेजी नहीं चाहिए, इंडेक्स मेंटेन भी रहे, 150 पॉइंट की रेंज में इधर उधर भी रहे, तब भी मिड कैप शेयरों की तेजी बरकरार रहेगी। तो अगला हफ्ता भी बेहद इंटरेस्टिंग होने वाला है। रिजल्ट सीजन जो पहली तिमाही के अब नतीजे आ रहे हैं, ये और जोर पकड़ते हुए नजर आएंगे। टीसीएस के तो आपने देख ही लिए, तो रिजल्ट्स पर भी अब एक्शन पूरा बढ़ेगा। तो अगले हफ्ते भरपूर एक्शन है, तैयार हो जाइए। बहुत शुक्रिया सर आपका सोमवार के लिए ये स्ट्रेटेजी बताने के लिए। लेकिन संदीप जी, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने इंट्राडे ट्रेडर के लिए और पोजिशनल ट्रेडर के लिए तो राय दे दी है अपनी, लेकिन इन्वेस्टर के लिए इस मार्केट में क्या है? जो लोग लंबे समय के लिए निवेश करना चाहते हैं इसे बाजार में, उनको कहां पर फोकस करना चाहिए, कहां पर निवेश करना चाहिए? बिल्कुल, मैंने कोशिश की है कि इस शो के जरिए अच्छे स्टॉक्स लाने की और अच्छे आइडियाज, और कई बार अनसंग और अतरंगी नाम भी आते हैं, और वैसा ही आज भी एक वैसा ही अतरंगी नाम है लिस्ट में, और वो है एलेंटास बैक। एलेंटास बैक, ELANTASBECK, एलेंटास बैक। और इसका पुराना नाम था डॉक्टर बैक एंड कंपनी। 1956 से ये कंपनी कार्यरत है। एक जर्मन MNC है, बहुत छोटी इक्विटी है कंपनी की, सिर्फ 7-7.25 करोड़ की। प्रोमोटर स्टेक 75% की है। जीरो डेट कंपनी है, MNC है, जीरो डेट कंपनी है। ये सारी चीजें बहुत ही ब्यूटीफुल बना देती है कंपनी को। और पिछले 3 साल में कोई बहुत बड़ा परफॉर्मेंस दिया नहीं है इन टर्म्स ऑफ स्टॉक प्राइसेस, क्योंकि मार्केट्स नीचे आए हैं। और प्रॉफिट की ग्रोथ पिछले 5 साल में 11-12% से बढ़ी है। और सबसे बढ़िया बात है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय भी बहुत बढ़िया, 18 करीब की। और सबसे उससे भी बढ़िया बात है, ये इंडिया में मार्केट लीडर है लिक्विड इंसुलेशन की सेगमेंट की। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है, तो बढ़िया कंपनी है। और ऑल्टाना ग्रुप है, एक स्पेशलिटी केमिकल्स का लीडर है जर्मनी में, वर्ल्ड लीडर है, उसकी ग्रुप की एक कंपनी है। और 35% करीब मार्केट शेयर है इस कंपनी का। तो इन सब को देखता हूं तो ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगता है। और फंडामेंटल्स की मैंने बात कर ही ली, और टेक्निकली भी बहुत बढ़िया कंसोलिडेशन है, डाउनसाइड रिस्क बहुत ज्यादा लगता नहीं है। और आराम से ये स्टॉक 2500 तक के टारगेट्स, 2590 के टारगेट्स आने वाले 6 से 9 महीने में अचीव कर सकता है। अच्छा, ठीक है। तो ये लॉन्ग टर्म का एक बढ़िया ट्रेड संदीप जी ने आपको बताया है। अब हम आपको बताते हैं मंडे के लिए ऑप्शन का एक और ट्रेड, और ये बताने के लिए हमारे साथ ट्रेड बुल्स सिक्योरिटीज के सच्चिदानंद उत्तेकर जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके हिसाब से मंडे को ऑप्शन में क्या ट्रेड लिया जाए? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मुझे लग रहा है यहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी में दोनों में कई जगह थोड़े से थकावट के संकेत आ रहे हैं। जिस तरीके से ये पूरा हफ्ता निफ्टी ने एक कंस्ट्रेंट रेंज में बिताया है,
तो निफ्टी पे भी एक स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन है वीकली चार्ट पे, जो एक इनडिसाइसिवनेस ही के संकेत ही दे रहा है। बट बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है जो एक आउट परफॉर्मेंस थी, मुझे लग रहा है वहां पर थोड़ी सी अभी मंदी होनी चाहिए। तो जिस तरीके से ये ओवरऑल रेंज सेटअप हुई थी 23,000 ऑन द हायर साइड एंड 22,000 ऑन द लोअर साइड एंड मिड पॉइंट था अराउंड 22,500 के आसपास, वो पर्टिकुलर मिड पॉइंट के नीचे की क्लोजिंग आई है। तो मुझे लग रहा है एक बार वापस अगले हफ्ते में मार्केट थोड़ा सा स्विंग हो सकता है एंड नीचे के बेस को वापस एक बार रिविजिट कर सकता है। तो थोड़ा सा दबाव के घेरे में रहने की एक्सपेक्टेशन है। तो उसी लिहाज से बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैं एक बेयरपुट स्प्रेड डिप्लॉय करने की सलाह दे रहा हूँ। एक आउट ऑफ द मनी बेयरपुट स्प्रेड आपको डिप्लॉय करना है, जहाँ पर 22,400 का पुट ऑप्शन आपको खरीदना है और उसके अगेंस्ट 22,000 का एक पुट ऑप्शन आपको बेचना है। ये कंबाइंड स्प्रेड आपको अराउंड 150-155 इस पर्टिकुलर रेंज में मिल जाएगा। 115 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस एंड ये पोजीशन आपको थोड़ी सी एक्सपायरी तक होल्ड करनी चाहिए। 325 तक के लक्ष्य हम इसमें देख रहे हैं। तो अगले कुछ दिनों के लिए या पूरे नेक्स्ट हफ्ते के लिए थोड़ी सी मंदी नजर आ रही है। और कोई खास स्टॉक सर? मिथुन जी, स्टॉक्स में मुझे लग रहा है अल्ट्राटेक सीमेंट, जिसका जिक्र मैंने आज सुबह भी किया था, वहां पर मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी वीकनेस रह सकती है। जिस तरीके से 4,000 के आसपास एक डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन हुआ है। डेली चार्ट पर अगर हम देखें तो एक अच्छा खासा ब्रेकडाउन हुआ है फ्रॉम अ राइजिंग वेज फॉर्मेशन एंड आज के सत्र में या लास्ट 3 सत्रों में यहाँ पर एक फॉलो थ्रू एक्शन नजर आ रही है। तो 3700 के नीचे मुझे लग रहा है इसमें वीकनेस काफी इंटेंसिफाई हो सकती है। तो यहाँ पर 3700 का ही पुट ऑप्शन आपको खरीद के रखना है, जो लगभग 88-84 के रेंज में आपको लेना है। 70 का लगाना चाहिए आपको स्टॉप लॉस और मूव मुझे लग रहा है 140-145 तक भी एक्सटेंड हो सकता है। ये एक पोजिशनल व्यू होगा अल्ट्राटेक सीमेंट का। ठीक है, बहुत शुक्रिया सची तलन जी आपका और संदीप जी आपका, साथ ही मेरी पूरी रिसर्च टीम का बताने के लिए कि फ्राइडे का मार्केट कैसा रहा और किस तरह का एक्शन दिखा और अगले हफ्ते खास करके मंडे का मार्केट कैसा रह सकता है, कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। वक्त है ब्रेक का और ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।